हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। ये सीएस एग्जीक्यूटिव के हमारे सेकेंड ग्रुप का लास्ट सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 8 है। और इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, साथ साथ में वो हमने देखा हुआ है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 11। बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे जाने से पहले इंस्टीट्यूट ने मैनेजमेंट के बारे में बेसिक समझाने की कोशिश की है, और वो भी उनकी तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है। बिकॉज वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर स्टूडेंट मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ जानता हो। नो डाउट इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि ऐसा सब हमने, या तो बिजनेस स्टडीज़ बोल लो या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स बोल लो, ये सारी चीज़ों में हमने पढ़ा हुआ है, तो नथिंग न्यू। लेकिन स्टिल एक बार एक रिविजन काइंड ऑफ जो है वो नेसेसरी है। दिस चैप्टर इज़ बेसिकली अ रिविजन टॉपिक, और बहुत सारी चीज़ें आपको वही मिलेंगी जो आपने 11th-12th में पढ़ी है। बोल सकता हूँ कि पूरा चैप्टर ही आपको सिमिलर मिलेगा। तो हमें सिर्फ एक बार एक क्विक रिवीजन करना है मैनेजमेंट के बारे में, और हेड पॉइंट्स के बेसिस पे भी हम इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। आपकी मेहनत यहाँ पे ये रहेगी कि अब चीज़ें आपको पूछी जाएंगी एमसीक्यू फॉर्मेट में, क्योंकि ये पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड है, ये आप जानते हैं। तो इसमें फिर वो जो डेफिनेशंस एंड ऑल आती है, किसने क्या डेफिनेशन दी, कौन से पॉइंट्स उसने समझाए एंड ऑल, एवरीथिंग यू शुड नो। और उस हिसाब से आपकी मेहनत मेमोराइजिंग वाली जो रहेगी वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी। बाकी कंसेप्ट तो मैं आपको अभी यहाँ पे समझा दूंगा। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले उन्होंने बताया व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो एक डेफिनेशन जैसा हम देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं डेफिनेशन में, इट इज़ अ प्रोसेस containing human element and makes most efficient use of the resources through and with people for attaining defined organizational objectives by most and economical and effective planning and execution। तो यहाँ पे ये बताया कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट तो रहने ही वाला है, और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ है यहाँ पे रिसोर्सेज का, और ऑर्गेनाइजेशन का जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको मोस्ट इकोनॉमिकल और इफेक्टिव तरीके से अचीव करने के लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये बेस उन्होंने बोला है, ठीक है। फिर डेफिनेशन बता रहे हैं जो अलग अलग लोगों ने दी है। अब ये बेसिकली आपका काम है। ऊपर जो हमने देखा आपको वही चीज़ मिलेगी बार बार, लेकिन हर एक एसोसिएशन ने, हर एक इंडिविजुअल ने अपने हिसाब से एक डेफिनेशन दी है, और आपको लिंक करना आना चाहिए कि हाँ ये वाली डेफिनेशन इस पर्सन ने दी है। तो ये जो पूरा डेफिनेशन वाला पैराग्राफ है, इसमें मेरी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा आपको खुद इसके ऊपर एफर्ट करना है। तो आई सजेस्ट कि एक बार आप पूरी डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि एक एक सेंटेंस है, और सामने डेफिनेशन देने वाले का नाम लिख लो या इंस्टीट्यूशन का नाम लिख लो। थोड़ा लिखने से मेमोरी बेटर हो जाती है, और फिर आप बार बार उस चीज़ को रीड करोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहले बोला है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस एंड परपेचुअल प्रोसेस। तो इट इज़ करेक्ट। मैनेजमेंट जो है वो वन टाइम तो होता नहीं है, ठीक है। आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, आप कंपनी चला रहे हैं, तो क्या एक बार सब कुछ मैनेज करके रेडी करके स्टार्ट करके छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होगा। मैनेजमेंट इज़ टू बी डन ऑन रेगुलर बेसिस, एंड वेरी मच नेसेसरी कि आप रेगुलरली अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दें, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करते जाएं। प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी, आपको उसके सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना है। अच्छा, प्रॉब्लम्स नहीं भी आ रही है तो जो काम चल रहा है वो प्रॉपरली चलता रहे, इसके लिए भी सुपरविजन, कंट्रोलिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी एंड ऑल, गैप एनालिसिस एंड ऑल, ये सब होते रहना चाहिए कि भाई काम जैसा सोचा था वैसा चल रहा है कि नहीं, और अगर नहीं चल रहा है तो कैसे हम उसमें चेंजेस करके इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। चलो आगे बढ़े। गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल। लोगों से काम करवाना और लोगों के साथ मिलके काम करना, यही तो मैनेजमेंट है। तो स्टाफ को हैंडल करना जो हम बोलते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस एंड आर्ट। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन डाला नहीं है, रिपीटेशन ही किया था। ऑब्वियसली मैनेजमेंट क्या है, आप कोई चीज़ मैनेज कर रहे हो तो कुछ रिजल्ट चाहते हो, आप उससे तभी कर रहे हो ना। आप पढ़ाई मैनेज कर रहे हो आपकी, कि भाई आर्ट पेपर पढ़ने हैं, ऐसे प्रिपेयर करना है, वैसे प्रिपेयर करना है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ साइंस और इट इज़ एन आर्ट थ्रू विच यू आर ट्राइंग टू अचीव योर गोल्स, तो वो तो होने ही वाला है। नेक्स्ट पार्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ किसी एक फील्ड में, किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता है। इसमें सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं जो एक बिज़नेस चलाने के लिए नेसेसरी है। जैसे उन्होंने जो एग्जांपल्स में बहुत कुछ दिया हुआ है, आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, आईटी का नॉलेज होना चाहिए, साइकोलॉजी समझनी होती है, सोशियोलॉजी समझनी होती है, एंथ्रोपोलॉजी समझनी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप ध्यान रखें। ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट फील्ड ऑफ इंटरेस्ट या डिफरेंट
हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको एक बेसिक और एक डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए, जो आप जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली मैनेज कर पाएंगे। डन। नेक्स्ट, ग्रुप एक्सरसाइज, टीम एफर्ट। ऑब्वियसली मैनेजमेंट अकेले नहीं होता है, टीम में होता है। कुछ काम आप करो, कुछ काम मैं करूँ, तब जाके वो एक ग्रुप एक्सरसाइज के रोल में दिखेगा। फॉलोज इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और रूल्स। देखो, मैनेजमेंट के लिए ना बहुत सारी थियरीज दी गई है। अब जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, अलग अलग जो 20 स्कूल्स बोलते हैं, ठीक है, बिजनेस स्कूल्स। आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन लोग मास्टर्स के लिए, MBA के लिए अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, एंट्रेंस में एडमिशन लेते हैं, सीखते हैं। वहाँ क्या सिखाते हैं? वहाँ पे आपको आपके मैनेजमेंट स्किल्स को ब्रशअप करते हैं, और आपको जो डिफाइंड मैनेजमेंट टैक्टिक्स हैं, जो बरसों से लोगों ने डिफाइन किए, इम्प्लीमेंट किए, प्रूव किए, वो रिजल्ट्स आपको सिखाए जाते हैं कि भाई मैनेजमेंट करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। नेक्स्ट, एडेड बट नॉट रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजी। देखो, मैनेजमेंट को हमेशा टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है, बट रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट के बिना मैनेजमेंट नहीं होने वाला है। तो ह्यूमन टच, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट एलिमेंट इज ऑलवेज नेसेसरी, उसके बिना काम होगा नहीं, ये श्योर है। ठीक है, इसके बाद है सिचुएशनल। देखो, मैनेजमेंट जो है ना, फिक्स नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी अ रिजिड स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली सिचुएशन के हिसाब से डील करना आना चाहिए, दैट इज द मेजर पॉइंट जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इट इज़ ऑलवेज सिचुएशनल। भाई लॉकडाउन था, एक अलग सिचुएशन थी, रिसेशन आ गया, एक अलग सिचुएशन है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, एक अलग सिचुएशन है। सो यू नो, द सिचुएशन मे वेरी एज पर द एनवायरमेंटल चेंजेस और द पॉलिटिकल चेंजेस और एनी अदर चेंज। तो आपको उसके हिसाब से डील करना आना चाहिए। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप में नॉट बी सेम। कंपनीज में तो जनरली सेम होता भी नहीं है, बोथ आर्ट एंड साइंस, वो पॉइंट आ गया। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब कि उसका असर कंपनी और बिजनेस के हर एक डिपार्टमेंट, हर एक कोने तक पहुंचता है। तो विदाउट मैनेजमेंट नो डिपार्टमेंट कैन फंक्शन प्रॉपरली, सो इट हैज़ अ परवेसिव इफेक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्ट, और उसका असर हर जगह पहुंचता है। ठीक है, डन। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। ऑब्वियस है, कोई टेंजिबल थिंग तो है नहीं जिसको आप टच कर सको, फील कर सको। यूजेज अ प्रोफेशनल अप्रोच, ये भी सही है, होना चाहिए। डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब जैसी सिचुएशन उस हिसाब से चेंज हो सके, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर बात की कि सिचुएशंस चेंज होंगी तो आपका काम करने का तरीका भी चेंज होगा। डन। आगे बढ़े। अब देखो, यही चीज़ यहाँ पे एक चार्ट में है, लास्ट डे पे क्विक रिवीजन में आपको ये चीज़ काम आएगी, उस हिसाब से मैंने रखी है, और कोई उसका पर्पस नहीं है, पॉइंट सारे सेम। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं थोड़ा इस चैप्टर में एक स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ इंटेंशनली, बिकॉज मेजॉरिटी नहीं, ऑलमोस्ट सब ने ये चीज़ें पढ़ी होती है, एंड आई डोंट वांट कि आप अननेसेसरी उसके पीछे इतना ज़्यादा टाइम दो और बोर हो जाओ। तो जितना नेसेसरी है हम उसको उतने पेस पे ही चलाएंगे। अलग अलग जो स्कॉलर्स थे, जो एक्सपीरियंस जिन्होंने लिया मैनेजमेंट का, बिजनेस का, इनिशियल स्टेजेस पे, उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कुछ कंसेप्ट्स डिफाइन किए रिगार्डिंग मैनेजमेंट, और यही यहाँ चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो पर्सन है, ही इज़ कॉल्ड, इसका नाम है हेनरी फेयोल। ठीक है, हेनरी फेयोल के बारे में आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है। तो इनका जो एरा है, जिस टाइम की बात हो रही है, तो ये 1916 ईयर की बात हो रही है। ही वॉज अ फ्रेंच इंजीनियर, और उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे रिगार्डिंग द मैनेजमेंट थियरी, और इसका नाम था क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी। फॉर्मली उन्होंने उस चीज़ को डिराइव किया, और ही इज़ कॉल्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो उनके कंसेप्ट्स को आज भी पढ़ा जाता है और अप्लाई किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अब इनके 14 प्रिंसिपल्स में है क्या। और इन्होंने ये भी बोला, फेयोल ऑल्सो डिफाइंड द 5 कोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वो भी आज तक रिलेवेंट है, आउटडेटेड नहीं हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू हिम विच इंक्लूड्स फंक्शंस सच एज फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये कुछ कोर फंक्शंस हैं जिनकी उन्होंने बात की। दीज फंक्शंस आर फंडामेंटल फाउंडेशंस। तो इसी के बेसिस पे बिजनेस में जो भी अलग अलग सिचुएशंस आती हैं उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ये यहाँ पे क्लैरिफाई किया। नेक्स्ट पर्सन जो है, जॉर्ज आर टेरी। इनका नाम भी काफ़ी कॉमन है, मैनेजमेंट की और बिजनेस स्टडीज़ की बुक्स में आता ही है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और ईयर था 1968। ही एलाबोरेटेड हिज व्यू पॉइंट। टेरी बिलीव्ड देयर एग्जिस्टेड 4 कोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, each addressing a specific problem or issue. The question, the fundamental function and the resulting action are outlined.
टेबल में बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग मीन्स इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग, ये 4 कोर फंक्शंस थे जो जॉर्ज टेरी के हिसाब से मैटर करते थे और उस पर उन्होंने अपने पॉइंट्स जो है अपनी बुक में मेंशन किए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हैरोल्ड कुंट्ज एंड साइरिल ओडोनेल। तो इन्होंने भी अपने कुछ 5 की फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताए। ओवरऑल आप देखोगे ना तो कॉमन फंक्शंस ही हैं, एक आध ऊपर नीचे कर दिया होगा, बाकी सेम ही है। यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 चीज़ें बोली हैं और ये 5 फंक्शंस के बारे में ही आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ रिगार्डिंग प्लानिंग। ठीक है, तो हम प्लानिंग की बात यहाँ पे करेंगे, एक एक करके हम ये 5 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग। ठीक है, आप अभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सो टू अचीव द रिजल्ट विच इज़ एक्सपेक्टेड कि हाँ भाई मुझे ये रिजल्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप एक प्रॉपर प्लान बनाएं और उसके बेसिस पे काम करें, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सक्सेस विच यू हैव एंटिसिपेटेड। तो वेरी मच नेसेसरी, इट इज़ अ प्रिलिमिनरी स्टेप। ये बोल रहे हैं it aims at developing a comprehensive sketch for achieving an explicit organizational objective। तो जो ऑब्जेक्टिव आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप माना जाता है। ठीक है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टास्क। अब ये सब पॉइंट्स बता रहे हैं कि पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, तब जाके आपके गोल्स अचीव होंगे। डिमार्केशन मतलब प्रॉपर कैटेगराइजेशन हो जाना चाहिए, और कौन कब क्या काम परफॉर्म करेगा, सब कुछ एक प्लान, एक पूरी स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। मेटिकुलस नॉलेज अबाउट द विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका विजन और मिशन जो भी है वो एकदम आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अभी हम क्या मिशन सोच सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हमारा क्या विजन होगा। ठीक है, प्लानिंग उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के होती है, अदरवाइज प्लानिंग करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा बोलते हैं कि वेल प्लान्ड इज हाफ डन। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आपने प्लानिंग ठीक तरीके से कर ली है तो आप समझ लो कि आपका आधा काम तो वहीं हो गया। तो क्योंकि शुरुआत सही हुई है ना और सही डायरेक्शन में हुई है, तो आगे गलतियां होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। रैंडमली हाथ पाँव मारने से आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए, नॉट नेसेसरी। ठीक है, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्लानिंग इज अ मेंटल प्री डिस्पोजिशन टू डू द थिंग्स इन एन ऑर्डरली वे, टू थिंक बिफोर एक्टिंग एंड टू एक्ट इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स रादर देन गेसेस। तो फैक्ट्स के बेसिस पे बात करना, तुक्के लगाने वाला काम नहीं होता है प्लानिंग। ये सारी चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी वो यहाँ पे दे रहे हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज़ टू डू इट। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टू वेयर वी वॉन्ट टू गो। दिस मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज अकर। तो पहले से सब कुछ सोच लेना कि आज हम कहाँ पे हैं, हमें कहाँ पे पहुँचना है, तो पता चल जाएगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो क्लैरिटी आ जाएगी। वाई इज़ प्लानिंग सिग्निफिकेंट? क्यों ज़रूरी है प्लानिंग? ऑब्वियसली क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, आपके पास स्टाफ लिमिटेड है, आपके पास पैसा लिमिटेड है एंड टाइम की लिमिटेशन है, और एक टारगेट अचीव करना है। और विदाउट प्लानिंग आप कुछ भी शुरू कर देंगे और टाइम, पैसा, रिसोर्सेज, स्टाफ वेस्ट कर देंगे तो वो सब कुछ वापस नहीं आ पाएगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। स्टेप्स इन प्लानिंग फंक्शन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ओके, ये स्टेप्स दिए हुए हैं कि भाई प्लानिंग जो एक हमारा फंक्शन है उसमें हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो पहले तो बोला है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो सोच लो। देखो अंदर ना बहुत भर भर के लिखा है और बहुत बेसिक लिखा हुआ है, तो आपको हेड पॉइंट्स के बेसिस पे एक क्लैरिटी लेके आनी है कि भाई एग्जैक्टली ये है क्या। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मीन्स कि आप अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पहले सेट कर लो, उतना ही पार्ट जानना इनफ है। फिर बोला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग प्रीमाइसिस। इट इज़ कंसर्न्ड विथ डिटरमाइनिंग द पॉसिबल डेविएशंस फ्रॉम द एक्चुअल प्लान्स एंड द रीज़न फॉर सच डेविएशंस। तो यहाँ पे ऐसा है कि क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, क्या परेशानियाँ आ सकती है, और आपका जो एक्चुअल प्लान है उसमें डेविएशन आने की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। मतलब हर एंगल से सोच लेना बिफोर स्टार्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। तो इंटरनल प्रॉब्लम्स, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, मतलब कंपनी के अंदर क्या इश्यूज आ सकते हैं, जैसे वो बोल रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी प्रॉपर होनी चाहिए, लेबर के साथ जो रिलेशंस है वो ठीक से मैनेज करना, और मैनेजमेंट फिलोसॉफी क्या है, ये सब बातें। एक्सटर्नल इश्यूज़ में सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़, इकोनॉमिकल चेंजेस, इकोनॉमी में बदलाव होना, तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको पहले फोकस करना चाहिए, देन यू शुड मूव फर्दर। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन भी सोच के रखने चाहिए। तो प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी, सो व्हाट इज़ योर प्लान बी, वो आपको सोच के रखना ज़रूरी है।
नेक्स्ट पॉइंट इज, चलिए तो फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स. डेरिवेटिव प्लान्स आर द सब प्लान्स एंड द सेकेंडरी प्लान्स विच एड इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द मास्टर प्लान्स. अब यहाँ पे क्या हो गया देखो, डेरिवेटिव, सेकेंडरी, सबऑर्डिनेट, ऐसा बोल सकते हैं कि मास्टर प्लान मतलब मेन टारगेट क्या है, और उस मेन टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कुछ सबऑर्डिनेट प्लान्स भी बनानी पड़ेंगे, छोटे छोटे प्लान्स बनाने पड़ेंगे, जिनका ऑल ओवर ऑल टुगेदर जो इम्पैक्ट होगा ना वो ये डेरिवेटिव प्लान्स में कन्वर्ट होगा. जैसे एक एग्जांपल उन्होंने दिया है, इफ़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन एम ऑफ द एंटरप्राइज, तो डेरिवेटिव प्लान्स में क्या होगा, सेल्स को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. तो ऑब्वियसली प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का जो तरीका है वो क्या है, सेल बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वेस्टेज कम होगा, प्रोडक्ट्स मैक्सिमम क्वांटिटी में बनेंगे और बिकेंगे, तभी जाके प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा ना. यू नो, टू अचीव द मेन एम ऑल दीज टारगेट्स आर टू बी अचीव. तो इनको हम बोलेंगे डेरिवेटिव प्लान्स. तो इनको रिकग्नाइज करना और इन पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चलो नेक्स्ट, सिक्योरिंग द कोऑपरेशन आफ्टर द प्लान्स हैव बीन डिटरमाइंड. It is essential to take in confidence the subordinates or those who have to execute these plans. यहाँ पे उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि आपको सारे स्टाफ का, पूरी टीम को कॉन्फिडेंस में लेके चलना, उनका कोऑपरेशन अचीव करना, यू नो, एक टीम वर्क, एक टीम एफर्ट, एक बॉन्डिंग, एक यूनिटी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. फॉलो अप, अप्रेजल ऑफ प्लान्स. आफ्टर चूजिंग अ सर्टन प्लान इट नीड्स टू बी पुट इन टू एक्शन एंड अप्रेज्ड फॉर इट्स इफेक्टिवनेस. बहुत ज़रूरी है कि एक बार कोई प्लान अगर आपने डिसाइड कर लिया और आपने उसको अगर एक्शन में लाए हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद फॉलोअप ज़रूरी है कि भाई मैंने जो प्लान बनाया था, जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है, क्या वो मुझे सही रिजल्ट्स दे रहा है. अगर नहीं दे रहा है तो फिर क्या कमी है, कैसे मैं उसको सुधारूँ, मुझे उसके ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, डन, आगे बढ़े. तो एग्जीक्यूशन के बाद फॉलोअप नेसेसरी होता है, ये यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने. लेट अस मूव फर्दर. प्लानिंग वाला पार्ट खत्म हो गया, अब बात हो रही है ऑर्गेनाइजिंग की. तो इट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच फॉलोज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग. प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग. देखो जो मैंने बोल्ड किया ना, उससे आपको मेन क्रक्स समझ में आ जाएगा. इट इज़ अ फंक्शन बाय विच द कंसर्न इज एबल टू डिफाइन द रोल पोजिशंस, the jobs related and the coordination between the authority and the responsibility. A manager always has to organize in order to get results. मतलब किससे क्या काम करवाना है, रोल पोजीशन जो हम बोलते हैं ना, किसका क्या रोल होगा, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा ऑर्गेनाइजेशन का, टॉप लेवल पे कितने, मिडिल लेवल पे कितने, वो सब चीज़ें तो वो आपको डिसाइड करना नेसेसरी है. अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, इफ़ द टास्क इज़ टू ऑगमेंट द सेल्स वॉल्यूम, सो सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना है, then a plan to increase such a sales volume will determine how to divide the resources to execute such plan. This can be about arranging the finances, ensuring the right plant and machinery is in place and deputation of the personnel to the specific task. तो यहाँ पे ये सब नेसेसरी हो जाएगा कि आप ये सारी मेहनत करें, तभी जाके आप अपने सेल्स वॉल्यूम को डिज़ायर्ड टारगेट तक पहुँचा पाएंगे. तो ऑर्गेनाइज करना मतलब ये सारी चीज़ों को एक स्ट्रीम लाइन में, एक फ्लो में लेके आना. ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजर इज टू अरेंज द कंसर्न्ड टीम और डिपार्टमेंट which uses the resources to put the plan into reality. The organizing function is about the overall structure of the specific managerial level. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, why is organizing essential. सबसे पहला पॉइंट है benefits of specialization. जैसे बता रहे हैं, while organizing every activity is subdivided into a host of सब टास्क. तो कोई भी काम आपको करना है तो उसको छोटे छोटे टास्क में पहले डिवाइड कर दो, ये ज़रूरी है, और फिर जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वही काम दो. तो एक एक्टिविटी है भाई सेल्स को बढ़ाना है, तो उसके लिए भाई मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी और डिस्पैचिंग लॉजिस्टिक्स भी फास्ट रखने पड़ेंगे. तो ये सब उसके सब टास्क हो गए. तो मार्केटिंग में अपने पास जो एक्सपर्ट बंदे हैं उसमें भी आप सब डिवीजन कर सकते हो. मार्केटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, तो कौन है उसके अंदर एक्सपर्ट बंदा, उसको पकड़ो. तो वो सब चीज़ें करके आप उसके काम जो है वैसे बांटो कि हर कोई एक्सपर्ट हो अपने काम में, तो बेस्ट आउटकम मिल सकता है. क्लैरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप्स, मतलब कौन किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल है, कौन जूनियर है, कौन सीनियर है, कौन पीयर लेवल पे है, कौन टीममेट है, सब कुछ क्लैरिटी होना ज़रूरी है. रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके. मेंबर्स को, एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ पहले से सिखाई जानी चाहिए
कि चेंजेस जो है वो बहुत नेसेसरी हैं लाइफ में, और उस चेंज को अडेप्ट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। वो चीज़ आप क्लियर कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जो मैनेजमेंट है, जो एडमिन स्टाफ है, वो अगर अपना काम ठीक से नहीं करेगा, वो हर चीज़ पे ध्यान नहीं रखेगा, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट्स होने के पूरे चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज प्रैक्टिस। यहाँ पे ये बोला है कि आप ये कर सकते हो कि डेलीगेशन करो, ठीक है, डेलीगेशन नेसेसरी है, सारा काम आप खुद करने जाओगे तो भी गड़बड़ है। तो एक पर्सोनल को डेवलप करने के लिए आपके स्टाफ को, जैसे मेरा कोई जूनियर है साथ में जो मेरे टीम में काम कर रहा है, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ ये करते हैं, पता है। जैसे आप हाई स्कूल में आए, 10th में आए, 12th में आए, तो अब दुनिया तो देखनी है ना, बाहर तो निकलोगे ना, चीज़ें सीखनी भी तो है। तो हर चीज़ कोई किताब में सीखने को नहीं मिलती, तो आपके पेरेंट्स जनरली ये करते हैं कि जाओ भाई आज बैंक में ये थोड़ा काम है, ये करके आ जाओ। आप बोलोगे यार मुझे तो आता नहीं, वो बता के भेजते हैं कि देख ऐसा ऐसा करना है, ये फॉर्म भरना है, काउंटर पे पूछना भरना। और क्या होता है कि ऐसा होता है भाई फ़ोन कर देना, तो भाई आप फ़ोन करके पूछ लो, या वहाँ पे स्टाफ को पूछ लो, वो भी समझते पहली बार आया है तो गाइड कर देते हैं। आप धीरे धीरे सीखते हो ना। तो कहीं ना कहीं अपने जूनियर्स को, पर्सोनल को डेवलप करने के लिए उनको काम देना ज़रूरी है। सारा काम आप खुद ही कर दोगे, देखता रहेगा तो खुद करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ वेरी मच नेसेसरी। नेक्स्ट है एक्सपांशन एंड ग्रोथ। एक्सपांशन एंड ग्रोथ ये तो बिजनेस के लिए नेसेसरी होगा ही। तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो हमें एक्सपांशन करना है और एम्प्लॉयज़ को हायर करना है और बड़ी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है, मशीन्स बढ़ानी है, और फिर हम ग्रोथ के लिए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। अब ऑर्गेनाइजिंग के कुछ स्टेप्स बता रखे हैं, वही जो चीज़ें हमने अभी देखी ना, उसको एक स्टेप वाइज ऑर्डर में वापस से देखेंगे और कुछ नया नहीं मिलेगा। पहला बोला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज़। ओके, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है पहले वो आइडेंटिफाई करो। फिर एक्टिविटीज़ को डिपार्टमेंटली डिवाइड कर दो, ऑर्गेनाइज कर दो कि कौन सी एक्टिविटी अकाउंटिंग में आएगी, कौन सी सेल्स में आएगी, कौन सी प्रोडक्शन में आएगी, उस तरीके से। क्लासीफाइंग द अथॉरिटी, क्लासीफाइंग द अथॉरिटी में उन्होंने बताया दिस एक्टिविटीज ऑफ गिविंग अ रैंक इन ऑर्डर टू द मैनेजरियल पोजीशंस, बोलते हैं हायरार्की, कौन किसका सीनियर कौन किसका जूनियर। तो एक स्ट्रक्चर डिसाइड कर लो, वो भी नेसेसरी है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अथॉरिटी जो सीनियर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिसको ड्यूटी दे रहा है, उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि भाई अथॉरिटी अपने स्टाफ से, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले स्टाफ से प्रॉपरली बात करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी है वो टाइम पे रिपोर्ट करे, अगर कोई क्वेरी आती है तो खुल के बात कर सके। ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। तो ये ऑर्गेनाइजिंग का ही एक पार्ट है जिसके बारे में यहाँ पे वो क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। थर्ड पॉइंट इज स्टाफिंग। It is an occupying significance. The managerial function of staffing involves manning the organization structure through proper and effective recruitment. यहाँ बात हो रही है रिक्रूटमेंट की, यहाँ बात हो रही है सिलेक्शन की, अप्रेजल की, डेवलपमेंट की, ठीक है। देखो स्टाफ अपॉइंट भी तो करना है, प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया कौन क्या काम करेगा, कितनी पोस्ट होगी, बट उस पोस्ट पे जो बंदे चाहिए उनको रिक्रूट भी तो करना है। तो रिक्रूटिंग के लिए क्या होगा, स्टाफिंग। तो वो बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो वो मैं आपको एक बार क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है आपको। तो जैसे इस फर्स्ट पैराग्राफ में ही क्लैरिटी आ गई, रिक्रूटमेंट। तो जब रिक्रूटमेंट होता है तो हर पोस्ट के लिए पहले डिसाइड किया जाता है कि इस पोस्ट पे हमें जो बंदा चाहिए वो फ्रेशर होगा तो चलेगा, या इस पोस्ट पे जो बंदा चाहिए वो फ्रेशर नहीं होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस्ड होना ज़रूरी है। अब एक्सपीरियंस में कितना एक्सपीरियंस, भाई 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल चलेगा। तो उस हिसाब से वो एक्सपीरियंस का जो टर्म है वो भी डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो भाई वो सब चीज़ें आप खुद डिसाइड करो, उसके बेसिस पे सिलेक्शन करो, इंटरव्यूज़ लो। अप्रेजल्स का मतलब उसके प्रमोशंस एंड ऑल, उसको कैसे ट्रेन करना है, डेवलप करना है, तो ये सारी चीज़ें स्टाफिंग प्रोसीजर्स में कवर होती है, ठीक है। तो ये आपके काम के हिसाब से होगा और कुछ नहीं। नेचर ऑफ स्टाफिंग में क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूस एक्टिविटी एंड ऑल, ये सारे पॉइंट्स एक जैसे रिपीट जाते हैं। हाउ टू स्टाफ, हाँ ये कुछ काम की चीज़ है, डायरेक्टली इस पर चलते हैं। पहले तो मैन पावर रिक्वायरमेंट, पहले आप ये पूरा कैलकुलेट करो कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, मैन पावर कितना चाहिए, फिर आगे बात करेंगे ना। फिर उसका रिक्रूटमेंट करना है। आफ्टर नोइंग द रिक्वायरमेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन्वाइट्स पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब्स। इन्विटेशन
मतलब न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, वेबसाइट पे डाल देते हैं, जॉब एजेंसीज़ को इन्फॉर्म कर देते हैं, उस तरीके से फिर लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यूज़ के लिए, टेस्ट के लिए, जो हम बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन राउंड्स के लिए। अब सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन इज़ लाइक कि रिक्रूटमेंट के लिए जो लोग आए हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उसमें से सिलेक्ट करना है, शॉर्टलिस्ट करना है कि भाई कौन से लोग हमारे काम के हैं और कौन से लोग हमारे काम के नहीं हैं। वैसा ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट वाले केस में क्या है, न्यू एम्प्लॉयज़ आर इंट्रोड्यूस टू द एग्जिस्टिंग वंस। देखो ओरिएंटेशन प्रोग्राम, अब देखो जो लोग सिलेक्ट हुए हैं तो उनको बोलेंगे ना कि चलो आपको ऑफिस स्टार्ट करना है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। कितनी बार ये भी होता है कि सिलेक्शन के टाइम पे कुछ लोगों को रिजर्व भी रखा जाता है, मतलब बोलते हैं कि देखो हमारे पास है ना 10 सीट्स खाली हैं, बट आप हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से 12 लोग जो हैं वो शॉर्टलिस्ट हुए हो, तो पहले जो 10 सबसे बेस्ट लगते हैं उनको तो अपॉइंट कर देते हैं, 2 को ये बोलते हैं कि आपको वेटिंग लिस्ट में रखा है। अगर फ्यूचर में ये 10 में से कोई चला जाता है या और वैकेंसीज क्रिएट होती हैं तो पहला प्रेफरेंस हम आपको देंगे, क्योंकि आपका इंटरव्यू, टेस्ट राउंड, ग्रुप डिस्कशन राउंड सब कुछ हो गया है और हमने आपको परख लिया है एंड वी नो कि आप यहाँ पे काम करने के लिए एलिजिबल हो। बट क्योंकि हमारे पास अभी करंटली इतनी वैकेंसीज नहीं है तो हम इमीडिएटली आपको रिक्रूट नहीं कर सकते, बट यू आर इन वेटिंग। और होता भी है, कितनी बार कंपनी वाले 6 महीने, 8 महीने, साल भर बाद भी कॉन्टैक्ट करते हैं कि अगर आप अभी भी अवेलेबल हो तो हमारे पास अब वैकेंसी क्रिएट हुई है तो यू आर मोस्ट वेलकम। ऐसा होता है, ठीक है। तो दूसरा बात है इसके बाद ओरिएंटेशन में कि जो लोग वो फाइनलाइज हो गए उनके लिए एक वेलकम जैसा आप अरेंज करो इन अ वे कि भाई उनको बाकी के स्टाफ के साथ जेल अप होना, थोड़ा फ्रेंडली होना, बातचीत करने का मौका देना, टीम से मिलवाना, एक गेट टुगेदर जैसा करना नेसेसरी है। दैट इज़ द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। थोड़ा उनको कंपनी के बारे में बताओ, थोड़ा फॉर्मल भी होगा, थोड़ा इनफॉर्मल भी होगा, एक उसका बैलेंस हो गया। तो ऐसा एक फंक्शन या एक प्रोग्राम इनिशियली करके सारे नए स्टाफ को एग्जिस्टिंग वालों के साथ थोड़ा जेलअप करने की कोशिश की जाती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो होगा, आपको काम सिखाया जाएगा कि आपको करना क्या एग्जैक्टली। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन, पैसे, सैलरी, इसलिए तो काम कर रहे हैं। परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन भी तो होता है, पता है वो हर साल प्रमोशंस होते हैं, इंसेंटिव्स बढ़ते हैं, फिर आपका प्रोफाइल चेंज होता है, आपको नया काम दिया जाता है, आपकी पोस्ट बढ़ाई जाती है, सैलरी इंक्रीमेंट्स होते हैं, तो ऑल दैट इज़ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। और उसके बाद है प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे पॉइंट्स का होना नेसेसरी है। इसके बाद क्या चीज़ है, देखो एक अब बचा है डायरेक्टिंग और एक बचा है कंट्रोलिंग एंड देन वी आर डन। तो नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स हैं डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वो अब हमें कंटिन्यू करने हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ कॉल्ड डायरेक्टिंग। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं डायरेक्टिंग। या डायरेक्टिंग के बारे में बात करें, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द मैनेजर्स इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड ओवरसी द परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। डायरेक्शंस देना, बेसिक डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, डायरेक्शंस देना। तो यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं वो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, आपको गाइडेंस और गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे और आपके परफॉर्मेंस को उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ओवरसी करेंगे कि जो गाइडेंस उन्होंने आपको दिया, जो इंस्ट्रक्शंस दिए, आपने उस हिसाब से काम किया या नहीं किया, ठीक है। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आगे, इट इज़ द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, ऐसा बोल रहे हैं। ये सारे सेंटेंस ये लोग एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन एंड इज सेड टू बी consisting of the human factors. In the field of management, a direction is said to be all those activities which are designed to encourage the subordinates to work effectively and efficiently. Done. Direction has got the following characteristics. सबसे पहले इसमें उन्होंने बोला है pervasive function. Pervasive का मतलब अगेन वही सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर इसका असर होना, कंटिन्यूस एक्टिविटी, रिपीट पॉइंट, ह्यूमन फैक्टर, ऑब्वियसली मशीन तो डायरेक्शंस देगी नहीं, देगी भी तो फॉलो करवाने के लिए चाहिए ह्यूमंस। क्रिएटिव एक्टिविटी, दिमाग लगाने का काम है, क्रिएटिविटी का काम है, यू नो। एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब जो मैनेजर्स और जो एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग होते हैं, सेकेंड लेवल पे जो स्ट्रक्चर में आते हैं, मिडिल लेवल पे, ये उनका काम है डायरेक्शंस देना, ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। और डेलीगेट फंक्शन, डेलीगेट फंक्शन इसलिए बोला है, उसका रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है कि ये ह्यूमन बींग्स के साथ डील करने वाला फंक्शन है। ह्यूमन बिहेवियर की जो अनप्रिडिक्टेबल नेचर होती है उस चीज़ को भी ध्यान में रख के चलना है और इसको थोड़ा डेलिकेसी से भी संभालना ज़रूरी होता है, तो ये ध्यान में रख के चलना। नेक्स्ट पार्ट हम देखें इसके बाद, ये एक्चुअली में एक स्पेलिंग एरर है, सो जहाँ तक मुझे लग रहा है दिस इज़ नॉट डेलीगेट, इट इज़ अ डेलिकेट फंक्शन, बिकॉज बात हो रही है ह्यूमन बिहेवियर के अनप्रिडिक्टेबल नेचर की और डेलिकेसी की कि उनको टैकल कैसे करना है, तो डेलीगेशन नहीं होगा, डेलीकेट होगा, ठीक है। तो आप इसको करेक्शन कर सकते हो, डेलिकेट। तो मॉड्यूल में कितनी बार एरर्स होते हैं
यहाँ कंटिन्यू हो जाते हैं और कुछ नहीं, आगे बढ़ते। स्कोप ऑफ डायरेक्शन, वही पॉइंट्स, सिनोनिम्स, डायरेक्शंस में क्या क्या आता है। सुपरविजन करना, एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान रखना, नज़र रखना। कम्युनिकेट करना, उनसे बातचीत करते रहना। लीडरशिप स्किल्स तो होना ही चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हो। मोटिवेट करते रहना कि भाई काम करते रहो तभी कुछ फ़ायदा होगा। और कमांड करना मतलब उनको ऑर्डर्स देने का एक पावर होना, एक अथॉरिटी। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपको डायरेक्शन देने के लिए रखा है लेकिन आपकी कोई सुनता ही नहीं, तो फिर आप किस बात के डायरेक्टर हो, ठीक है। मूवी में नहीं होता, जो डायरेक्टर बोलता है वो एक्टर को करना पड़ता है। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी होगा लेकिन जब वो पिक्चर में काम कर रहा है तो डायरेक्टर की बात तो उसको सुननी ही पड़ेगी, चाहे वो सलमान खान हो या अमिताभ बच्चन हो। ही हैज़ टू लिसन टू द डायरेक्टर दैट व्हाट आर हिज व्यूज़ रिगार्डिंग द रोल एंड द स्टोरी, बिकॉज कंसेप्ट कहीं ना कहीं उनका है और विजन उनका है और आपको तो सिर्फ एक्ट करना है, तो जैसा वो बोलेंगे वैसा आपको एक्ट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब जो भी पॉलिसीज़ आपने बनाई, जो स्ट्रेटजीज़ आपने बनाई, जो आपने इम्प्लीमेंटेशन किया, ठीक है। अब उस इम्प्लीमेंटेशन को करने के बाद आपको उसको कंट्रोल करना है कि स्ट्रेटजी और जो मैनेजमेंट है और जो काम हो रहा है दैट शुड गो अकॉर्डिंग टू आर विल एंड आर विश। जो हमने सोचा था, जो हमने प्लान किया था, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही है कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है जानना। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, उसका जो गैप होता है वो गैप ढूंढना और उसको रोकना और डेविएशन को मिनिमाइज करना, दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी। यू शुड कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट है, अच्छा इसके बारे में कुछ डेफिनेशंस हैं वो आप एक बार रीड कर सकते हैं। फीचर्स हैं कंट्रोलिंग फंक्शन के। इट इज़ एन एंड फंक्शन, मतलब ये लास्ट पार्ट है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग, ये आखिर में आता है। परवेसिव, कॉमन पॉइंट। फॉरवर्ड लुकिंग, क्योंकि हमें आगे चीज़ों को सुधारना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको देखा जाता है। फ्यूचरिस्टिक है, डायनामिक है, चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है और प्लानिंग से रिलेटेड है। ये सारे पॉइंट्स बहुत ऑब्वियस थे। हाउ टू कंट्रोल में क्या बोला है, कुछ स्टेप्स बताए हुए, तो लेट अस लुक एट सम स्पेसिफिक स्टेप्स। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड्स, पहले तो आप स्टैंडर्ड सेट कर लो कि हमारा स्टैंडर्ड है क्या, कैसे हमें काम करना है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमें हमेशा फुलफिल करनी है, और एक बेंचमार्क बना लो कि इससे नीचे नहीं जाना है। और जो भी स्टैंडर्ड्स हैं आप उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हो वो भी बोला है। कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे जो मेजरेबल हो, टेंजिबल हो, कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे जो इंटेंजिबल होते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कॉस्टिंग, प्रोडक्शन आउटपुट, खर्चे, टाइम लिमिट्स, प्रॉफिट्स। ये सब चीज़ों में आप टेंजिबल स्टैंडर्ड्स सेट कर सकते हो कि भाई हमारा कॉस्टिंग पर यूनिट्स इतना रुपए से नीचे नहीं जाना चाहिए या ऊपर नहीं जाना चाहिए। आउटपुट है तो हमें मिनिमम इतना आउटपुट तो हर महीने देना ही है। एक्सपेंडिचर इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। टाइम इतना ही लगना चाहिए प्रोडक्शन में। प्रॉफिट हमें मिनिमम इतना तो मेंटेन करना ही करना है। ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंजिबल जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो जो आप मॉनिटरीली मेजर नहीं कर सकते, जैसे मैनेजर का परफॉर्मेंस, वर्कर्स का डेविएशन, उनका कंपनी की तरफ एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इस चीज़ को हम पैसों के टर्म्स में और वैसे तो जज कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे बोला है कि इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप ऐसे स्टैंडर्ड्स भी सेट करो और फिर उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए। तो नेक्स्ट स्टेप वही आना था और वही आया है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। क्या बोला है इसमें देखें, वर्कर्स के एटीट्यूड, उनका मोरल, उनके एटीट्यूड में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं एनवायरनमेंट की वजह से, उनका सुपीरियर्स के साथ कितना और कैसा कम्युनिकेशन है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। और परफॉर्मेंस को मेजर करते टाइम हमें ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। बाकी परफॉर्मेंस तो दिख ही जाता है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है, लंच ब्रेक कितना ज़्यादा होता है, लेट कितना आते हैं, रॉ मटेरियल का वेस्टेज कितना करते हैं, वो सब तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट में आता ही है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ओके, बहुत स्पेसिफिक, जितना हेडिंग में था कि आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया ऊपर, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस भी तो देखा जाएगा कि हमने स्टैंडर्ड ये सेट किया था जैसे टेंजिबल वाला कि 1 घंटे में 20 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए, होता है 16 यूनिट। क्या रीज़न है कि 4 यूनिट का डेविएशन आ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ऐसी सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। टेकिंग द रेमेडियल एक्शंस, मतलब अब सुधारना भी तो पड़ेगा। चलो डेविएशंस पता लगा लिए, स्टैंडर्ड सेट कर लिए, एक्चुअल को कंपेयर कर लिया, ना व्हाट अबाउट द डेविएशंस। तो जो भी डेविएशंस आ रहे हैं उनको रिपेयर करना और गाड़ी को ट्रैक पे लेके आना, दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो उसकी बात यहाँ पे उन्होंने की है इन द रेमेडियल एक्शंस। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। लास्ट में वापस वही स्टेप्स जो इन्वॉल्व है ना उसी को लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर एंड होता है। जो हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट के बेसिक प्रोसेस की, तो इट इज़ डन।
आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। स्टिल यू कैन रीड इट आउट, एक बार आप पूरा पढ़ लो और अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ना, MCQ को ध्यान में रख के पढ़ना। किसी भी लाइन को उठा के MCQ बना देंगे, कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना उन पर कि ये नहीं पूछेंगे, जहाँ पे आप उन पर भरोसा करोगे वहीं धोखा देके और पूछ लेंगे, ठीक है। तो प्रोफेशनल एग्जाम्स में हमेशा ऐसा होता ही है। सो आज के लिए इतना रखते हैं, इसको पैकअप करते हैं, आपके डाउट्स का इंतजार रहेगा। अदरवाइज मेरी तरफ से तो ये टॉपिक डन है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।